हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना सबको? चलो ठीक है। आज से है ना हम लोग फिजिक्स में है ना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके काइनेमेटिक्स का डिस्कशन आज ही से तुम ऐसा मान के चल सकता है ना कि फिजिक्स एक्चुअली तुम्हारा डिस्कशन है ना आज से ही स्टार्ट हुआ, और आज ही से क्लास करने के लिए हम लोग है ना पिछले महीने भर से ज्यादा से है ना इसका तैयारी कर रहे थे। आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया गया, आपको एरर पढ़ाया गया, आपको उसके बाद वेक्टर पढ़ाया गया। वेक्टर के बाद फिर हम लोग है ना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन हुआ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपको पढ़ाया गया। एक्चुअली मानिए ना कि फिजिक्स पढ़ने के लिए आपका इतना जरूरत था और उसको आपको पढ़ाया गया। फिजिक्स तो वाकई में अगर बोला जाए तो यही काइनेमेटिक्स से आपका फिजिक्स स्टार्ट है, इसी काइनेमेटिक्स से आपका फिजिक्स स्टार्ट है, और इसी में हम लोग को है ना सारा का सारा डिस्कशन आज से आगे करना है। ओके, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो आप ऐसा सोचिए कि पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स जो आप डिस्कस करने वाले हैं उस काइनेमेटिक्स का बेसिक थीम क्या है। काइनेमेटिक्स एक्चुअली तुम्हारे पास बहुत सारे सेक्शंस को है ना पढ़ाया जाएगा, उन सब का एक अच्छे से प्लान बना के किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, इसी को आप काइनेमेटिक्स कहते हैं। जब आप बात करते हैं काइनेमेटिक्स में तो एक वर्ड है जो हर बार रिपीट होने वाला, और वो है मोशन। ठीक है ना, मोशन। मोशन, जब आप किसी बॉडी के मोशन का बात करते हैं तो एक्चुअली आप किसका बात करते हैं? क्या अभी हम मोशन में हैं? नहीं। जब किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज करता है तो उसको आप मोशन में कहते हैं। आप जब किसी बॉडी के मोशन का बात करते हैं तो ये दो कंटेंट इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है। एक, मोशन होने का इफेक्ट क्या है, मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और आखिर बॉडी मोशन में किस कारण से है, उसके मोशन में होने के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, एक कहलाता है मोशन के होने का इफेक्ट और एक होता है मोशन के होने का कारण। सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा। किसी भी बॉडी के मोशन में होने से जो इफेक्ट जनरेट होता है, कहने का मतलब अगर हम मोशन में नहीं हैं तो हम हमेशा आपको यहीं मिलेंगे, इसी बोर्ड के सामने एकदम बीच में खड़े हुए मिलेंगे अगर हम मोशन में नहीं है तो। और अगर हम मोशन में है तो मेरा समय के साथ पोजीशन बदलेगा, मेरा कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, मेरे पास कोई वेलोसिटी होगा, मेरे पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, समथिंग समथिंग समथिंग। ये मोशन में होने का इफेक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो जो इफेक्ट वाला पार्ट है, वही इफेक्ट वाला पार्ट, मोशन के इफेक्ट वाला पार्ट काइनेमेटिक्स है। जो इफेक्ट वाला पार्ट है वही इफेक्ट वाला पार्ट काइनेमेटिक्स है, और इसी काइनेमेटिक्स में आप डिस्कशन करते हैं अबाउट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सब मोशन में होने का इफेक्ट होता है। अगर मेरे पास कोई मोशन ही नहीं है तो ना मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, ना वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, ना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और किसी भी बॉडी के मोशन में आने के पीछे का जो कारण है, मोशन का रीजन, जैसे हम यहाँ खड़े, अभी देखो जरा सोच के बताना, अगर हम इस मार्कर को यहाँ छोड़ दे, हाइलाइटर को छोड़ दे तो ये नीचे गिरेगा। बताओ इसके नीचे गिरने का कारण क्या है? ग्रेविटी है, इसका खुद का वेट है। ठीक है ना, इसके खुद का वेट है। अच्छा, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ के बाद आगे चलने लगे, तो मेरे चलने के पीछे का कारण क्या है? नीचे फ्लोर का फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, हमको एक स्लिपरी जगह पे खड़ा कर दो, बोलो चलने के लिए, मेरा पैर फिसल जाएगा, हम गिर जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन है जिस वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है ना, इसके mg है जिस वजह से ये नीचे गिरता है। समझ में आया? तो मोशन के होने का जो कारण है वो कारण होता है फोर्स, और फोर्स का डिस्कशन हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो आपका अगला चैप्टर होगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो आपका अगला चैप्टर होगा। ठीक है, एनएलएम कहेंगे हम लोग उसको। तो मोशन का दो चीज, एक मोशन के होने की वजह से इफेक्ट और दूसरा मोशन के होने का कारण।
तो जो कारण वाला पार्ट है उसको अगले चैप्टर में डिस्कस करना है, और जो इफेक्ट वाला पार्ट है काइनेमेटिक्स वो आपके सामने रखा गया है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो आप है ना काइनेमेटिक्स में यही डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन में अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन में होने का इफेक्ट क्या होगा, मतलब उसके पास कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसका स्पीड क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो यही सब वर्ड्स आपको है ना इस काइनेमेटिक्स में मिलने वाले हैं। जब आप एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो एक ही वर्ड हमेशा काम आते रहेगा और वो है फोर्स। ठीक है ना, फोर्स वहां का मेजर सेक्शन होता है। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कि मोशन को आप दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक मोशन का इफेक्ट जिसमें काइनेमेटिक्स है, जिसका डिस्कशन आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा रीजन है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स, फ्रिक्शन एक्सेट्रा तरह का फोर्स है ना आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला चीज आपके पास काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चीज, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना कि रेस्ट एंड मोशन किसी भी बॉडी का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। जरा मान लीजिए जैसे यहां पे कोई एक बॉडी है ना, मोशन हम लिखते हैं। मोशन, मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT लिखने का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर किसी का पोजीशन बदलता है, किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर किसी बॉडी का पोजीशन बदलता है, तो याद रखना उस बॉडी को आप मोशन में है ऐसा मानते हैं, उस बॉडी को मोशन में है ऐसा आप मानते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे हाथ में है ना ये एक वायरलेस माउस है, फरारी है एक्चुअली, ध्यान से देखिए। जब हम आपके सामने बात करते हुए हम चलते हैं, जब हम आपके सामने बात करते हुए चलते हैं, तो क्या मेरे रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर माउस का पोजीशन बदल रहा है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। मेरे रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन नहीं बदल रहा, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन बदल रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, जिस ऑब्जर्वर के हम रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, उसी को आप है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जो ऑब्जर्वर होता है उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ऑब्जर्वर रहता है उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, नाउ सी दैट कभी भी एक ही बॉडी एक ही समय में, एक बॉडी एक समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, और मोशन में भी बोलो तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। उसका वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी। देखो जरा, ये बस आपके सामने चल रहा है, इस बस के अंदर एक बॉल है जो राइट की तरफ रोल कर रहा है, ये उसके अंदर एक लेडी खड़ी है, ओल्ड लेडी, ठीक है ना। अब इस ओल्ड लेडी का नाम मान लो X है, बॉल तुम्हारा B है, और ये जमीन पे कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड खड़ी है Y। अगर आपसे बोला जाए, और यहां भी एक अंदर में पर्सन सब बैठा है, इसका भी नाम रख लो, किसी का नाम रख लो Z, ठीक है। जरा गौर करना, जो जो हम पूछेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, हम आपके सामने फ्रेम लिख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके लिए कौन होगा ऑब्जेक्ट जिसको वो देखेगा, वो लिख रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट का मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट का मोशन बताना है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताना है। देखिए, अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स को मान लें और बॉल को ऑब्जेक्ट मान लें, ठीक है, तो बताओ क्या इस पर्टिकुलर एक्स के रिस्पेक्ट में ये बॉल मोशन में है? यस सर। बिल्कुल मोशन में, मोशन में है। और हम आपको बता रहे हैं ये 5 किलोमीटर पर आवर से राइट की तरफ रोल कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसका वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है ना, सब कोई बोलते जाना, जहां किसी को डाउट होगा प्लीज से। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आप एक्स को फ्रेम लेते हैं, एक्स को ऑब्जर्वर मानते हैं, बॉल को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो बॉल का जो मोशन है वो 5 किलोमीटर पर आवर से राइट की तरफ है। क्या ये सही है सबको? यस सर। एक्स है फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
और ऑब्जेक्ट में वो जेड है, वो बैठा हुआ पर्सन है जो सीट पे बैठा है। बताओ एक्स जो जेड को देखेगा, क्या जेड मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। वेरी गुड। अब देखो, अगर हम आपसे पूछे कि देखो जी y अगर z को देख रहा है तो y के लिए, y मतलब ये चाइल्ड, इसके लिए ये z रेस्ट में है या मोशन में? मोशन में है, मोशन में, मोशन में है। और क्या वो 20 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट की तरफ जा रहा है? ठीक है। अब जरा सोचना, जरा गौर करना, अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में बॉल का बात करें, y जो है वो बॉल को देख रहा है, तो जरा गौर करो, बस चल रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से और बॉल जा रहा था राइट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इस y को लगेगा कि बॉल जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। 15 किलोमीटर पर आवर किधर की डायरेक्शन? क्या ये लेफ्ट की तरफ है? बोलो बोलो बोलो, समझे सब कोई? क्या सबको मेरी बात सुनाई दे रही है? कंफर्म ना? कोई डाउट नहीं ना? ठीक, वेरी। अब सुनो, देखना जरा ध्यान से, मेरे पास ऑब्जेक्ट कौन है? मेरे पास ऑब्जेक्ट बॉल है, यहां भी बॉल है, यहां भी बॉल है, ठीक है। और अगर हम ऑब्जर्वर बदल रहे हैं, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहे हैं, तो उसका मोशन बदल जा रहा है, अलग अलग मोशन है ना। देखो, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर आवर है, तो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 15 किलोमीटर पर आवर है। इज दिस क्लियर? उसी तरह अगर हम लोग z को ऑब्जेक्ट मान ले, z मतलब ये जो बैठा है अंदर में, अगर हम लोग z को ऑब्जेक्ट मान ले, तो x के लिए वो रेस्ट में है, लेकिन y के लिए वही मोशन में है। बोलो, समझ में आया? मतलब आप किसी एक ही ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी मान सकते हैं, मोशन में भी मान सकते हैं, बस आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जर्वर, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया ऑब्जर्वर, देखने वाला कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, देखने वाला कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर आप ऑब्जर्वर को बदल देंगे तो जो बॉडी अभी रेस्ट में था वो हो सकता है मोशन में आ जाए, या जो बॉडी मोशन में था ये हो सकता है रेस्ट में आ जाए। जैसे ये पर्टिकुलर वायरलेस मोबाइल लेके जब हम चलते हैं, अगर हम आपके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये रेस्ट में है या मोशन में? मोशन में। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में है। आई होप सो यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है। तो एक और स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी इन रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन choice of frame of reference और observer। तो अगर कोई बोलेगा कि भाई देखो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तो आपको ये समझना होगा कि वो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। जरा देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 when its location is changing with time in same frame of reference S1। किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर लोकेशन बदलेगा तो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, और अगर किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लोकेशन कांस्टेंट रहेगा, पोजीशन फिक्स रहेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में। ठीक है ना? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव कहने का मतलब किसी के बारे में बात कीजिएगा तो रेस्ट में है, तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा तो मोशन में है। बॉडी एक ही है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में। ठीक है? एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन हैव नो मीनिंग। आप अगर बोलिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे आपको हम अभी देख रहे हैं, देखिए ध्यान से बोलिए, मेरे मोशन को आप क्या बोलेंगे, रेस्ट या मोशन? रेस्ट। आप बोलिएगा रेस्ट, लेकिन अभी कोई दूर में चलता हुआ कोई इंसान होगा तो वो तो बोलेगा मेरा मोशन, मतलब मेरा बॉडी जो है वो मोशन में है। क्या सही है? यस सर। ठीक है। अब तुम ही सोचो खुद से
क्या हम अर्थ के रिस्पेक्ट में तो रुके हुए हैं, लेकिन अर्थ भी तो रुका हुआ नहीं है, अर्थ तो घूम रहा है अपने आप एक्सिस पे भी घूम रहा है, सन के भी चारों तरफ घूम रहा है। तो क्या तुम मान सकते हो कि हम वाकई में रेस्ट में हैं? नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन करके कुछ नहीं होता, आपको किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में बोलना पड़ता है। जैसे आप बोलिएगा कि सर अर्थ के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, सर आप मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। जब आप बोलिएगा अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में हैं, तो हम सन के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना रेस्ट में है, अर्थ घूम रहा है तो हम भी घूम रहे हैं। क्या बोलते हो, समझे? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप सो कहीं अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा फ्रेम के लिए। क्या बोलता है, समझ में आ रहा सबको? चलिए बढ़िया। अब आइए अगले सेक्शन पे। आगे है कि जब भी आप किसी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको आप तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, जो आपको है ना काइनेमेटिक्स के फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे इस पर्टिकुलर पेड़ से है ना ये फ्रूट गिरा तो ये स्ट्रेट लाइन में ही गिरेगा। ये अगर हवा इफेक्ट नहीं है, मान लो एयर नहीं है, अब एयर का बात मत कीजिएगा, तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में गिरना है। ठीक है, ये मैन जो है इस पर्टिकुलर बॉक्स को पुश कर रहा है, जब ये मैन उस बॉक्स को पुश कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, आपके पास ये मार्चिंग परेड जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। दे आर सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आप इसमें ऐसे भी एक लॉजिक लगा सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हम उस फ्रूट का बात करें, अगर हमारे पास वो फ्रूट है जो ऐसे मोशन कर रहा था, तो जब ये गिर रहा था नीचे तो इसका हर एक पॉइंट ही है ना नीचे गिर रहा था। ठीक है ना, हर एक पॉइंट नीचे गिर रहा था। ओके, जब आप है ना इस बॉक्स को पुश कर रहे थे लेफ्ट में, तो इसका मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा था। ये बॉक्स वाला बॉक्स बी, ये फ्रूट एफ। ठीक है, ये फ्रूट आपका एफ रहा, ये बॉक्स आपका बी हो गया। अभी आप मार्चिंग परेड में अगर आप किसी पर्टिकुलर गाय को पकड़ लेते हैं तो ये अगर इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन। इज दिस क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, लेकिन अगला मोशन देखिए जिसको आप सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। आप इसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, आप इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। सर्कुलर मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, जैसे इन सब मोशंस पे अगर आप एग्जामिन करेंगे ना तो ये सब हमारा मोशन जो है वो सर्कल में होता है। मोशन इन अ सर्कल, मोशन इन अ सर्कल, दिस टाइप ऑफ सर्कल। ठीक है ना, अगर ये मोशन हो रहा है तो देन इट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। आप इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल बना लीजिए, जैसे ये वाला है, तो ये सब गाइस हॉरिजॉन्टल सर्कल में है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना ये। ठीक है, ये वाला जो है क्या वो वर्टिकल सर्कल में है? समझ में आ रहा? वर्टिकल सर्कल, ऊपर नीचे ये वर्टिकल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल। इज दिस क्लियर? सही है। अब बता ये वाला कौन है? क्या ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता है ना? अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का मोशन है, तो उसको आप है ना, आप मानिएगा वो इक्वेटर को पकड़ के घूमता है, इक्वेटर को पकड़ के घूमता है ना, इक्वेटोरियल मोशन। अब ये बॉल देखिए, ये जो मोशन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर है भाई। देखिएगा, सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, एक पूरा सेक्शन होगा सर्कुलर मोशन, और इसको आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप खत्म कीजिएगा, आप प्रोजेक्टाइल ही स्टार्ट कीजिएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सब मोशन में दो डायमेंशन का खेल होता है, टू डायमेंशनल। सो दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, these all are the example of two dimensional motion। ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो डायमेंशन कैसे? दो डायमेंशन इसलिए कि देखो यहां पे इस केस में देखना, इस केस में केवल और केवल वाई एक्सिस का पैरामीटर्स बदलेगा, बोलो सही है? और इस मोशन को पकड़ो, इस मोशन को पकड़ो तो केवल एक्स एक्सिस का पैरामीटर्स बदलेगा। इसका भी केवल एक्स एक्सिस में ही मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस का पैरामीटर बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा। लेकिन इन सब मोशन में गौर करो, इसको देखो, इसका एक्स का भी पैरामीटर बदलेगा और वाई में भी बदलेगा, बोलो समझा? यस सर। इस केस में देखो, क्या तुम नहीं पता कर पा रहा कि ये टू डायमेंशनल मोशन है? जब ये बॉडी यहां था तो एक्स पे था, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर गया तो थोड़ी देर में वाई पे पहुंच गया, फिर देखो एक्स पे पहुंच गया, फिर देखो वाई पे पहुंच गया, एंड सो ऑन। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। इज दिस क्लियर? यस सर।
ठीक है, तो ये था हमारे पास स्टूडेंट। और तीसरा होता है जो आपके पास पूरा एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, नाम है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू कैन से दैट आल्सो ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है ना कि बॉडी एक ही पॉइंट के आगे पीछे, एक ही पॉइंट के आगे पीछे, एक ही पॉइंट के आगे पीछे मोशन करता है। जैसे यहां देखो, ये स्विंग का एक कहीं मीन पोजीशन होगा, ये लड़का यहां से जाएगा, स्विंग के आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। ऐसा मोशन जो एक ही पॉइंट के टू एंड फ्रो हो, एक ही पॉइंट पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहे, एक ही पॉइंट के आगे पीछे होते रहे। यहां भी देखो, ये तुम्हारे पास बन गया। अब यहां से देखो, ये ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, फिर ये देखो इसका भी मोशन वैसे ही होगा, ऊपर नीचे। तो ऐसा मोशन जो एक ही पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरा एक चैप्टर है। जैसे सिंपल पेंडुलम का मोशन, कोई एक सिंपल पेंडुलम लो, उसको ऑसिलेट कर दो, तो क्या वो इसी पॉइंट के आगे पीछे करता रहेगा हमेशा? आप किसी ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध दीजिए, देखिए ये ब्लॉक है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है। अब एक बार बॉडी को आप यहां से आगे खींच के छोड़ दीजिए, तो जहां से छोड़िएगा उतना ही पीछे जाएगा। बोलो आगे पीछे करता रहेगा। So this is an example of oscillatory motion, जो एक ही पॉइंट के आगे पीछे ऐसे होते रहता है, उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो अभी तक का आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई देखिए, जो आप चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मोशन। मोशन में दो चीज होता है, एक मोशन के होने से इफेक्ट जनरेट होता है और एक मोशन के होने का कारण होता है। मोशन का जो इफेक्ट है वो काइनेमेटिक्स है, और इस काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सबका चर्चा होगा। और मोशन के होने का जो कारण है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें फोर्स, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। अब मोशन में अगर कोई बॉडी है तो मोशन में कौन सा बॉडी किसको मानते हैं? जिसका भी पोजीशन समय के साथ चेंज करता है किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसको आप मोशन में मानते हैं। ठीक है, मोशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है। एक ही बॉडी एक समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, एक्सेलरेट भी हो सकता है, डिसेलरेट भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। एक ही समय में सब कुछ हो सकता है उसमें। बात इस पे डिपेंड करती है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है ना? वो सब डिस्कशन आपके सामने था। फिर आया मोशन का तीन टाइप, एक है ऑसिलेटरी मोशन, एक है सर्कुलर या रोटेटरी, और एक है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। आपके सामने एक एक करके सारा एग्जांपल दे दिया गया। हाँ भाई चलिए बढ़िया है। अब हम लोग काम पे आते हैं कि आपको जो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है, आखिर उसका रोल क्या है, उसके अंदर क्या क्या टर्म आता है। तो सबसे पहला टर्म आपके सामने है पोजीशन वेक्टर। सबसे पहला टर्म तुम्हारे सामने है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देखो जी ध्यान से, तुम्हारे पास एक ऐसा ये रहा ओरिजिन, इसको मान लीजिए आप एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, एंड देयर इज अ पॉइंट। इस पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना उसी वेक्टर को हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो आपके सामने जो पोजीशन वेक्टर आर आपको दिख रहा है, क्या हम लोग इसको एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप लिखते हैं? अभी तो अब इस पे कोई बात नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हो, सही है? और अगर इसका मॉड निकालना पड़ेगा तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर कर ले, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसको कहते हैं भाई पोजीशन वेक्टर। बढ़िया है, चलिए अच्छा है, बढ़िया है, पोजीशन वेक्टर है। अब जरा गौर कर लेना आप लोग। मान लो शुरुआत में मेरा बॉडी कहीं इस पॉइंट पे था, उसका इनिशियल पोजीशन था एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल और जेड इनिशियल, और थोड़ी देर के बाद उसका पॉइंट ये पी फाइनल तक पहुंच गया, एक्स फाइनल हो गया, वाई का फाइनल हो गया,
और जेड का फाइनल कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो आप अगर मान लीजिए उसके सारे पोजीशंस को वेक्टर फॉर्म में दिखाया, आप मान लीजिए उसका इनिशियल पोजीशन, उसका फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल, इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो बी केयरफुल। अगर आप देखेंगे तो ये उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और क्या इसका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? यस सर। क्या यहाँ पे लगा सकते हो ट्रायंगल लॉ? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, जो मेरे पास ट्रायंगल है ओ पी इनिशियल एंड पी फाइनल, अगर आप इस पे ट्रायंगल लॉ लगाइएगा तो जो दो वेक्टर आपको सेम ऑर्डर में दिखाई दे रहा है उसका सम तीसरे के बराबर होगा। यस सर। बोलो बोलो, क्या ये दोनों सेम ऑर्डर में है? यस सर। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। अरे सबको आवाज आ रही है? दो को आवाज नहीं देना है, हमको सबको आवाज देना है। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना, हेड और टेल, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, हेड से हेड और टेल से टेल। तो ऐसे केस में आप जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं, क्या हम उसको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिख दें? यस सर। ठीक है। आपको हम तो ये चाहेंगे कि आप है ना इसको इसी तरीके से याद रखें, ठीक है, ऐसे याद रखें आप। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स को भी लिख सकते हैं। सर जैसे क्या बोल रहे हैं सर, जरा गौर कर लीजिए। आप अगर चाहेंगे तो इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक्स फाइनल आई कैप प्लस एक्स फाइनल आई कैप, वाई फाइनल जे कैप एंड जेड फाइनल के कैप। इसमें से आप माइनस करेंगे एक्स इनिशियल आई कैप, वाई इनिशियल जे कैप और जेड इनिशियल के कैप को। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा उसको शॉर्टकट में देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लग जाएगा आई कैप, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल लग जाएगा जे कैप, और इसके साथ लिख देंगे जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल लग जाएगा के कैप। बोलो मेरी बात समझ में आई? ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि एकदम इस लाइन पे आप कमांड रखें कि कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो बस फाइनल पोजीशन में से, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। किसी को कोई डाउट यहां तक? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी को कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलिए बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्कशन करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्कशन करना है। आप लोगों को तो आता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, चलो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लो, कहीं कहीं भी ले लो। मान लो ये एक पॉइंट है P1 और यहां पे एक पॉइंट है P2। अब P1 से P2 के बीच हम दो रास्ता फॉलो करते हैं। एक रास्ता है 1, इसको फर्स्ट मान लो, और एक रास्ता ऐसा है, इसको सेकंड मान लो, इसको 2 मान लो। जब आप किसी दो पॉइंट के बीच कोई रास्ता, कोई पाथ फॉलो करते हैं तो जो आपके पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, जो आपके पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है, जो आपके पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है उसको आप कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। The length of the actual path traversed by the particle is termed as distance. दो पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल पाथ आप कवर करते हैं उसको आप कहते हैं डिस्टेंस। देखिए सुनने में बहुत आसान लगता है, आसान भी है, कोई बहुत बड़ा तीर मारना नहीं है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन आता है तो आप है ना ब्लंडर स्टार्ट करते हैं।
आप इसका ब्लंडर स्टार्ट करते। देखिए अभी हम आपसे एक छोटा सा चीज पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आपका बाइक जो है, आपके घर में बाइक होगा, कार होगा, कुछ होगा, उसके स्पीडोमीटर पे देखना कुछ रीडिंग रहता है कि वो कितना चला है, सही है? यस सर। बताओ वो डिस्टेंस है, बताओ वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस 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 है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो रोड है, आपका जो रास्ता है वो ऐसे ऐसे है, तो आपका जो स्पीडोमीटर के बगल में जो रीडिंग रहता है, मीटर जो दिखाता है, वो डिस्टेंस दिखाता है, वो एक्चुअल पाथ दिखाता है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता, और भगवान करे कि अगर पेट्रोल यानी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भराना पड़े, तब तो हमको पेट्रोल भराने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम घर से जाएंगे और घूम घाम के तो हम घर ही आएंगे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो रहेगा। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, तो हमको इसके बारे में तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पेट्रोल भराना रहेगा तो पेट्रोल का महंगाई मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमको तो पेट्रोल भराने का ही जरूरत नहीं है। सोच रहे हैं किसी से है ना, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ऑफिसर से हम अथॉरिटी ले ले कि ये जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही ये पेट्रोल भराएगा गाड़ी में, बाकी आप लोग दीजिएगा डिस्टेंस वाला पेट्रोल। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। ठीक है सर 110% सही है सर। तो डिस्टेंस वाला पेट्रोल है ना, हम लोग को गवर्नमेंट देगी, और बाकी डिस्प्लेसमेंट वाला पेट्रोल हम अपने पॉकेट से भरा लेंगे। ओके, ठीक है। तो चलो भाई, जो एक्चुअल पाथ का लेंथ है वो कहलाता है डिस्टेंस। अभी आप एक फिगर को देख ही पा रहे हैं, आप थोड़ा एग्जामिन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस मेरा 1 में आया है वो डिस्टेंस 2 में नहीं होगा। क्या बोलते हो, सही है ना? दोनों अलग अलग, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और क्लियर करें, हम आपको थोड़ा जिगजैग पाथ करके है ना, थोड़ा और क्लियर एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और यहां से ये थर्ड पाथ रख दे, तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस थर्ड वाला जो है वो बड़ा होगा, उससे छोटा होगा मेरा डिस्टेंस 2 वाला, और सबसे छोटा देखने से लग रहा है, हम एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टेंस 1 है। क्या बोलते हो, सही जा रहे हैं? ठीक है ना। तो जो एक्चुअल पाथ आप कवर करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच, उसको आप है ना डिस्टेंस कहते हैं। अब सोच के बताइए, धनबाद से उड़ना है, धनबाद में वैसे एरोड्रम है नहीं, कोई बात नहीं, मान लो, इमेजिन करने से कोई दिक्कत नहीं है। धनबाद से आपको उड़ना है और उड़ के आपको पहुंच जाना है दिल्ली, उड़ के जाना है 700 किलोमीटर, ठीक है। ये 700 किलोमीटर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और एयर के केस में यही डिस्प्लेसमेंट भी है। ओके, जब आप ट्रेन से जाएंगे तो धनबाद से दिल्ली का डिस्टेंस है ना 1200 किलोमीटर है। ओके, तो डिस्टेंस जो ट्रेन चलेगा वो डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन एरोप्लेन क्या कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट कवर। वेरी गुड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एरोप्लेन के केस में दोनों सेम होगा, लेकिन ट्रेन का डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग। आई होप सो सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। अब एसीबी हम वहां था, एसीबी हम यहाँ पी ले लिए, कोई इशू नहीं। ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर, स्केलर क्वांटिटी है, और ये कभी घट नहीं सकता। याद रखना, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, याद रखना, इट नेवर डिक्रीजेस, ये हमेशा बढ़ेगा, ये हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। या तो ये फिक्स रहेगा या ये बढ़ेगा। फिक्स कब रहेगा? जब आप रुक जाइएगा, जब आप रुक जाइएगा तो फिक्स रहेगा, जब आपका गाड़ी आगे चलने लगेगा फिर ये बढ़ेगा, कभी रिवर्स नहीं होगा। एक बार आपके गाड़ी का रीडिंग अगर 100 किलोमीटर हो गया तो अभी 101 होगा, 99 नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है क्या भाई? तो 2 पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, आप अगर उन्हीं दोनों पॉइंट्स को मिलाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है P1, ये एक पॉइंट है P2। आप अगर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन में मिला दें, तो जो स्ट्रेट लाइन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये आपका डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जो सबसे छोटा पाथ आप ट्रेवल करते हैं वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना।
आप इसको निकाल चुके हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर है। इट कैन डिक्रीजेस विथ टाइम, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। सर थोड़ा एग्जांपल, चल देख यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ओके, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है। आपका एक बॉडी यहां से चलना स्टार्ट किया, वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा, उसका मन क्या घूमने का, वो घूम गया और फिर वापस आ रहा है। अब जरा गौर करो, अगर हम यहां ए से चले, बी, सी, डी, ई, एफ, अब आपसे जो जो पूछ रहे हैं जरा सोच सोच के बोलिएगा। समय बढ़ता जा रहा है, समय कभी घटता नहीं है, ना समय रुकता है। समय को समझते हैं आप लोग, टाइम को समझते हैं आप लोग? टाइम ना रुकेगा ना घटेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो टाइम में कभी कोई है ना माइनस वाइनस घटाना उठाना मत, ओके, ये सब आप बच्चे वाला काम है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं ए से लेके डी तक, ए से डी तक, तो क्या तुम बोलोगे कि यहां तक डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों बराबर है? क्या बोलते हो, सही है? लेकिन अगर हम बात करेंगे ए से लेके ई तक, बताओ कौन बड़ा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, ठीक है। अब जरा बताओ ए से लेके एफ तक डिस्टेंस का क्या हुआ, बढ़ा या घटा? बढ़ा सर। डिस्प्लेसमेंट और कम हुआ, सही है। अब जरा देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट एई के केस में है और जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट ए से एफ केस में है, बताओ किस केस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? एई वाला डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। जरा गौर कर लो भाई, मान लो ओरिजिनल पोजीशन यहाँ है, तो यहां से एई कहने का मतलब यहां तक और एफ कहने का मतलब यहां तक, बोलो सही है? तो डिस्प्लेसमेंट एई वाला बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट एफ से। अब जरा जो लिख रहे हैं उसको सोच के बताइएगा, डिस्टेंस एई और डिस्टेंस एफ, बताइए जरा कौन बड़ा है डिस्टेंस वाला? एफ बड़ा है, ए छोटा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सब कोई मतलब सब कोई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसी को कोई आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, इधर ले आए। तो देखो एफ के बाद मान लो ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट एच है। तो अगर हम ए से जी तक, अगर हम ए से जी तक डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ए से डिस्प्लेसमेंट, अगर हम ए से जी तक बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर हम ए से जी तक बात करेंगे तो क्या वो वैल्यू जीरो होगा? और अगर हम डिस्प्लेसमेंट ए से लेके एच तक बात करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होता। कौन नहीं होता? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। वो ना जीरो होता है ना नेगेटिव। जीरो कब होगा? जब हम यहीं पे यहीं खड़े हैं। अगर हम मोशन कर लिए एक कदम भी तो अब वो जीरो नहीं होगा, अब वो हमेशा बढ़ते जाए। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। डिस्टेंस क्या है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर होगा, छोटा तो होने का सवाल है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओनली and only if particle is moving on a straight line without any change in direction। तुमको पता चला ये कहां तक का बात है? ये A से लेके D तक का बात। अगर आप A से D तक का बात करते हैं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, लौटा नहीं है, तो A से लेके D तक, A से लेके D तक भाई आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। बोलो समझा? उसके बाद कहीं भी बराबर नहीं है, उसके बाद कहीं भी बराबर नहीं है। आप देख लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। ठीक है, नो वेट। सर। अब इन सब क्वांटिटी में बाद में जाएंगे, पहले आपको है ना थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन करा देंगे। चलो ये रहा। अच्छा यहाँ एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों छोड़ देना, 1 और 2 बनाओ, 1 और 2 बनाओ फटाफट। 3 और 4 आप छोड़ दें, 1 और 2 बनाए। सर हो गया सर। सर हाँ सुन लिए यहीं पे यहीं पे। रुक जा, एक दो और आंसर आ जाने दे। हो गया सबका? अरे कितना समय लोगे इसके लिए? बोलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलो। सर पाई आर। क्या सबका आया पाई आर? अरे भाई ए से चले हैं, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए बी तक पहुंच गए, तो ये मेरा एक्चुअल पाथ लेंथ है जो हमारे सरकमफ्रेंस का हाफ है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। सीधा यहां से यहां तक मिला दो, जो आया वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हो गया हम लोगों का डिस्टेंस, ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए बस एक छोटा सा चीज था। अभी आइए सबको ये थोड़ा एवरेज का बात कर ले, तब है ना चीजें और है ना अच्छा ज्यादा खुल जाएंगी, फिर डिस्कशन और अच्छा होगा। हाँ तो आपके पास क्या है भाई? आपके पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपके पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हम आपको इसके पहले है ना कुछ बताना चाहेंगे, आप हमेशा ध्यान से सुने और समझने का कोशिश करें। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये हमेशा एक इंटरवल पे चेक होता है, ये हमेशा एक इंटरवल पे डिस्कशन होता है। ठीक है सर, क्या बताना चाहते हैं जरा देखें यहाँ ध्यान से। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक है ना रिप्रेजेंटेशन है, इधर ही ड्रॉ, यस ठीक है। ये आपके पास हो गया भाई वाई एक्सेस, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सेस। ठीक, देखो मान लो जैसे इस पे कोई बॉडी है ना चलना स्टार्ट करता है, इस पे कोई बॉडी है ना चलना स्टार्ट करता है। ओके, तो अगर आपके पास ये ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, डिस्टेंस का नहीं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। आप देखिए मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसा है, तो जरा गौर कीजिएगा। कोई अगर ये कहता है कि सर हम है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करना, हाँ? के बीच हम है ना एवरेज का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सपोज दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर पोजीशन एक्सिस। हम लोग एवरेज डिस्प्लेसमेंट सीख रहे हैं, एवरेज स्पीड आपको अलग से बताएंगे। तो आपके पास ये एक पॉइंट है P1 और यहां पे एक पॉइंट है P2। अब आप इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें, इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन में, जस्ट एक मिनट, हाँ थोड़ा सा ऐसा। जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या मेरे इस लाइन का कोई स्लोप आ रहा है? ये जो आपके सामने हम लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन का कोई स्लोप आएगा ना? यस सर। तुम ही सोच के बताओ, अगर पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप आप निकाल रहे हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं, तो क्या वेलोसिटी निकाल रहे हैं? नहीं, नहीं समझे, एकदम नहीं समझे। ठीक है चलिए देखिए, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, स्लोप पे फिर से अभी एक दो और लाइन हम ड्रॉ कर ले, तब आपको ये चीजें ना ज्यादा समझ। एक और लाइन खींच रहे, ये खींचे, हाँ कहाँ गए? जरा बार करना, सबको अच्छे से समझने का कोशिश करना। देखो ध्यान से, ये जो आपका लाइन है उसका अगर हम स्लोप निकालने के लिए बोलेंगे दिस एंगल इज थीटा, हाँ,
अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको निकालना है tan थीटा, और tan थीटा निकालने का मतलब है ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो क्या इस टाइम को टाइम फाइनल कह लो, इस टाइम को टाइम इनिशियल कह लो, तो बीच का ये जो गैप है वो डेल टी होगा, दोनों के टाइम के बीच का इंटरवल। अब देखो इसको आप इनिशियल पोजीशन कह दो, इसको आप फाइनल पोजीशन कह दो, तो क्या ये वाला वैल्यू दोनों के पोजीशन के बीच का डिफरेंस है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, बोलो है या नहीं? तो आपको अगर इसका स्लोप निकालना है, आपको अगर इसका स्लोप निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे। परपेंडिकुलर में आ जाएगा डेल आर और बेस में आ जाएगा डेल टी। तो डेल आर बाय डेल टी इज चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट है भाई, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम का गैप है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम का गैप है। तो याद रखना जो यहाँ पे आप एवरेज स्लोप निकाल रहे हैं वो एक्चुअली आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दे रहा है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दे रहा है दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो है मैथमेटिकल टर्म्स जो आपके सामने रखा गया कि व्हाट इज द सेंस बिहाइंड एवरेज वेलोसिटी। Average velocity is nothing else but simply change in position vector by time taken for that change। और जब आप बोलते हैं change in position vector तो एक्चुअली आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डेल आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम गैप। तो जब भी आप पोजीशन में चेंज को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें तो आपको मिलता है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आप इसमें एवरेज स्पीड लेते हैं तो आप उस केस में लेते हैं डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है? जब आप डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज स्पीड मिलता है, और जब आप डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करते हैं तो याद रखिए आपको एवरेज वेलोसिटी मिलता है। अब हम यहाँ जो जो लिखेंगे बहुत ध्यान से समझना। Average speed is nothing else but simply distance covered by time taken for that distance covered. Second, average velocity is nothing else but simply del r by del t। सर del r by del t का मतलब क्या है? तो भाई सिंपल भाषा में बोलो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, जो डिस्प्लेसमेंट उसमें टाइम से डिवाइड करो। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे हम एक और चीज इसमें हम कुछ ज्वाइन करा दें आपको। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी एवरेज एक वेक्टर है। तो अगर इस वेलोसिटी एवरेज का मैग्नीट्यूड कोई आपसे पूछे तो आपको उसके डिस्प्लेसमेंट में टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिए हैं तो आप उसका मॉड निकाल दीजिए, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सर डायरेक्शन किधर होगा? ऑलवेज रिमेंबर भी एवरेज मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डायरेक्शन हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का होगा एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा। देखो भाई स्पीड में तो कभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैग्नीट्यूड होता है, और केवल स्केलर है तो केवल आप डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा कि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, या आपको वेक्टर लिखना है। वेक्टर लिखना है तो दोनों लिखना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल आर बाय डेल टी इन सबको यूज करें, लेकिन डायरेक्शन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही हमारे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। सर थोड़ा क्लियर करें। चलो भाई पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। देख रहे हो यहाँ पर जब यहाँ P1 से चल के वो रास्ता तय करके P2 तक ऐसे पहुंचेगा, चाहे किसी भी रास्ते से जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इधर ही होगा ना।
तो याद रखना इस पूरे टाइम में अगर कोई उसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ ले तो उसके एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलो अभी आप एक न्यूमेरिकल बनाए तो उस न्यूमेरिकल पे हम आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं। चलो वर्क करो। क्या तुम्हारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट से राइट है? यस सर। तो अगर कोई तुमसे बोलेगा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन तो एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेफ्ट से राइट है तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes. हमेशा ध्यान रखिएगा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का है एवरेज वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन होगा। अभी जरा देखो, अभी जरा गौर करो। क्या आप बोल सकते हैं कि सर अगर P1 से P2 गया तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बोलो है कि नहीं? यस। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन है तो याद रखना यही हमारे एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब आइए थोड़ा और इसमें गहन अध्ययन कर लीजिए। क्या आप लोग ये सीखे हैं कि डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट? अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले। यस सर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड वो या तो बड़ा या बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी का। बोलो समझ में आया? Yes. Average speed is either always greater than, all equals to average velocity. Average speed is either always greater than or equals to average velocity है। I hope so, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। No sir. अब थोड़ा और देखो। डिस्प्लेसमेंट का क्या था? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो याद रखना कि जो हमारा वेलोसिटी एवरेज है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसी में अगर हम तुमसे ये पूछ दें कि भाई बताओ डिस्टेंस का क्या था? डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होता था या फिर इंक्रीजिंग होता था, वो ना घटता था ना निगेटिव होता था। बोलो सही है? Yes sir. तो एवरेज स्पीड भी पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर कांस्टेंट होगा। वो डिक्रीज भी करेगा। डिक्रीज करेगा क्या? नहीं सॉरी गलत। डिक्रीज नहीं करेगा, गलत हो गया भाई, सॉरी। ठीक है, डिक्रीज नहीं करेगा। तो पॉजिटिव होगा या इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कांस्टेंट। तो ये चीज है तुम्हारे पास। आई होप सो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा सब कुछ? बोलो ना सर। एवरेज स्पीड और केवल स्पीड में सर कोई डिफरेंस है क्या? हाँ है ना। अभी आप एवरेज समझ गए ना? एवरेज में कोई डाउट नहीं ना आपको? नो सर। चलिए बस एवरेज पे बात करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा फटाक से सॉल्व कर लीजिए आप लोग, जो अधूरा छोड़े थे ना उस समय। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड भी लिखना है और एवरेज वेलोसिटी भी लिखना है। चलो बनाओ जरा। सर एवरेज स्पीड विल बी पाई r by t and एवरेज वेलोसिटी। सर एवरेज स्पीड हो जाएगा सर पाई r by t और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 2r by t। एवरेज स्पीड बोल रहा है डिस्टेंस बाय टाइम और एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आई होप सो कहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या बोलते हो, सही है ना? यस यस। चलो ठीक है, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आइए वापस से कहानी पे फिर से एक बार। अभी तक जहां तक गए ना एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि सब चीजें ना मिलजुल के ना खत्म होने लगे। तो देखो भाई, मोशन के लिए आपको शुरुआत में बता दिया गया, आप देखते चलिए आपको समझ में आएगा। मोशन था, इफेक्ट था, रीजन था, फिर उसके बाद आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किए कि एक ही बॉडी एक समय में रेस्ट और मोशन सब में हो सकता है। फिर आप मोशन का टाइप देखे, 3 तरह का था, रेक्टिलिनियर था, सर्कुलेटरी या रोटेटरी था, थर्ड था ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया कि भाई पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वो आपके सामने रखा गया कॉन्सेप्ट।
थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े और बहुत सारा चीज आपको आता था, कोई इशू भी नहीं था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप देख लिए कि क्या होता, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सब आपको एक एक करके समझा दिया गया। ठीक है, फिर आपके पास आया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और ये सब आपके सामने डाटा सब दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी को तुम स्पीड कहता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, या वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। कभी भी अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्ड बोला जाए ना, कभी भी अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वर्ड बोला जाए तो उसका फिजिकल मीनिंग आप क्या निकालिएगा, ये जरा समझा जाए। ठीक है, जरा गौर करना, समझना। इस वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी टाइम, किसी खास टाइम पे। ठीक है, खास टाइम पे आप अगर किसी खास टाइम पे बात करते हैं, जैसे 6:14:30, आप एक इंटरवल का बात नहीं कर रहे, आप एक खास टाइम पे बात कर रहे हैं। आप 3 सेकंड का बात कर रहे हैं, आप 0 से 3 सेकंड का बात नहीं कर रहे। आप इंटरवल जब बोलते हैं तो आप एक समय से स्टार्ट करते हैं और किसी दूसरे टाइम पे खत्म करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस वर्ड लगाते हैं, इसका मतलब एक खास टाइम, एकदम खास, उसमें कोई गैप नहीं मिलेगा, उसमें कोई इंटरवल आपको नहीं मिलेगा। आपको एकदम 9:35 पे बात करना है, तो ये इंस्टेंटेनियस बातचीत है। और अगर आप बोलेगा सर 9:30 से लेकर 10 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना, तो 9:30 से 10 उसको आप एक इंटरवल दे दिए, उसको कहते हैं एवरेज। जब आप किसी भी काम को एक इंटरवल के तौर पे देखते हैं तो वहां एवरेज का बात होता है। लेकिन अगर आप किसी खास इंस्टेंट पे बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस होता है। तुम बताओ सोच के, मेरा अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है? 0 है। अभी अगर हम चलना स्टार्ट कर दें तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? ठीक है, अभी हम यहाँ रुक गए, फिर से बोलो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना? 0। तो एक खास इंस्टेंट पे अगर आप बात करते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी खास टाइम पे, ठीक है ना, एट एनी पर्टिकुलर टाइम। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो आप जरा गौर करें, जो आपके गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर आपको क्या दिखाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड? ये हमेशा दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। ठीक है, तो अब चलिए एक एक चीज का है ना डिस्कशन कीजिए और आपके सामने हम रखते हैं। यहां पे आपको यूज करना पड़ता है, यहां पे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो आपको यूज करना पड़ता है। पहले तो आप स्लोप से इस चीज को सीखें, फिर हम आपको ले चलेंगे उधर, आपका सारा चीज है ना क्लियर करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्राफ है, सपोज आपके पास कोई एक ग्राफ है जो आपके पास है ना पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, और ये ग्राफ है कुछ ऐसा। अब हम आपको बोले कि देखो जी इस बार का जो डिस्कशन है वो खास है, इंस्टेंटेनियस है, तो तुमको है ना एकदम इस टाइम पे सब डाटा बता देना है। इस टाइम को मान लो T0 है समथिंग, इसी पे तुमको है ना सब कुछ बता देना है। तो अब आपको क्या करना है, इसी पॉइंट को ध्यान में रख के आपको बनाना है एक स्लोप, एकदम टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, एकदम इस पॉइंट को टेंजेंट मान के आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये जो आपके पास टेंजेंट ड्रॉ है, इस टेंजेंट का आप स्लोप निकालें, स्लोप निकालें, कहीं भी आप इसका स्लोप निकालें। जो इसका आप स्लोप निकालिएगा, जस्ट एक मिनट, यहाँ जगह चाहिए, यहाँ काम है।
जो इसका आप किसी खास इंस्टेंट पे स्लोप निकालिएगा, याद आया स्लोप में आप इंस्टेंटेनियस स्लोप पढ़े थे, वो आएगा tan थीटा। और tan थीटा निकालने के लिए आप याद करो, आप एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं ना, आपको याद है आप एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, आप एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, ठीक है, जस्ट एक मिनट, आप एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, ये देखिए यहां पे जो आप छोटा सा इंटरवल में आप स्लोप निकालते हैं ना, ये परपेंडिकुलर कहलाता है dr और ये बेस कहलाता है dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इंस्टेंटेनियस स्लोप और एवरेज स्लोप, एवरेज में क्या था, एवरेज में क्या था, एवरेज में क्या था, पहले एवरेज देख ले तब आपको इंस्टेंटेनियस और अच्छे से समझ में आएगा। एवरेज में क्या था भाई, किधर चला गया, हाँ एवरेज में देखो, एवरेज में एक इंटरवल था यहां से लेके यहां तक, और देखो ये बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, एवरेज में एक इंटरवल था, देख रहे हो तुम लोग खास तौर पे, ध्यान, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर, ठीक है, एवरेज में एक इंटरवल था और उसके बीच आप ये बड़ा गैप ले रहे थे तो डेल से दिखा रहे थे, बड़ा गैप ले रहे थे डेल टी से दिखा रहे, लेकिन इंस्टेंटेनियस में एकदम खास इंस्टेंट पे एक टेंजेंट है और यहाँ पे गैप काफी छोटा है, तो इसको आप dr और dt से दिखाते हैं, dr और dt से दिखाते हैं। तो जो आपका इंस्टेंटेनियस स्लोप है, जो आपका इंस्टेंटेनियस स्लोप है tan थीटा इंस्टेंटेनियस स्लोप है, वो लिखा जाता है dr बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन, पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में वो तुमको देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में वो देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब आपके पास इंस्टेंटेनियस टर्म का डिस्कशन हो तो सबसे पहला चीज अगर आप निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो भाई यहां लिखा, सर ये क्या लिखा, हम लिखे डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि ये गैप काफी छोटा है, और गैप छोटा है तभी ना इंस्टेंट पे बात हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही गैप काफी छोटा है, हम लोग तो इतना बड़ा बना दिए है ना, ये गैप काफी छोटा है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है पोजीशन का रेट ऑफ चेंज। जब आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जब आप पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक, थोड़ा सा हम इसको और बड़ा करके अब लिखते हैं, आप डरिएगा मत, आप इतना से भी सब काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है हम इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, बी केयरफुल। डी बाई डी टी, क्या हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका डिफरेंशिएशन भी तीन अलग अलग पार्ट में हो रहा है ना, एक बार होगा x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में लगेगा आई कैप, फिर होगा y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में लगेगा j कैप, और फिर होगा z का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में लगेगा k कैप। ठीक है, तो आप इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख सकते हैं, देखिए dx by dt जो है वो है हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, dy by dt है वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और dz by dt है वेलोसिटी का z कंपोनेंट। मेरी बात समझ में आई? हम आपको बोलेंगे दो पर्टिकुलर इक्वेशंस को दिमाग में रखने के लिए, एक तो बेसिक कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव थ्री कंपोनेंट्स x y एंड z कंपोनेंट। आई होप सो अभी इसका तो डेरिवेशन सेक्शन है, उसका कोई इशू है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? यहाँ अच्छे से देख लो, अभी क्वेश्चंस का लास्ट में क्या लिखा है सर, वो एक्सप्लेन करिए ना। हां सर, ये x वाला जब डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी का तीन कंपोनेंट हो सकता है ना, वेलोसिटी का तीन कंपोनेंट हो सकता है ना, वेलोसिटी का तीन कंपोनेंट हो सकता है ना, मान ले जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, गौर करना, जरा गौर करना, अगर तुम्हारा बॉडी कहीं इस तरफ मूव कर रहा है, मान ले जैसे ये x है, सपोज ये y है और ये z है, अगर तुम्हारा बॉडी ऐसे चल रहा है, बीच में हवा में चल रहा है,
तो उसका कुछ x कंपोनेंट होगा ना, उसका कुछ Yes, y sir. कंपोनेंट होगा ना, उसका कुछ z कंपोनेंट भी हो सकता है। Yes, sir. तो यही 3 चीज वहां पे लिखा गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक। तो ऐसा, अच्छा क्या जरूरी है कि हमेशा जब चलेगा तो एक्स वाई जेड तीनों हो? No, sir. नहीं, जरूरी नहीं है। तो जो नहीं रहेगा उसको जीरो ले लेना यार। मान ले जैसे तुम्हारा बॉडी एक्स में केवल चल रहा है तो वाई और जेड जीरो कर लो। तुम्हारा बॉडी केवल वाई में चल रहा है, जैसे तुम नीचे न्यूमेरिकल्स देखना, नीचे न्यूमेरिकल्स देखना तो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ तो वेलोसिटी, ये देखो x 2t है तो केवल x कंपोनेंट वैरी कर रहा है। Yes, sir. तो क्यों हम इसमें y और z लिखेंगे? y और z नहीं लिखेंगे इस केस में। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वेलोसिटी है, केवल टाइम का फंक्शन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में डिसीजन लेने से बहुत छोटा छोटा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आपको ऐसे चलना है, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है। कि मान लीजिए जैसे x में चल रहा है बॉडी, तो x ही ना लीजिएगा, उस समय y और z को जीरो कर दीजिए, मत लिखिए यार, लिखे ही मत। अगर मान लीजिए y में चल रहा है तो x और z क्यों लिखिएगा, क्यों टाइम पास कीजिएगा। ठीक है, अगर 2 में चल रहा है तो 2 लिखो, तीसरा मत लिखो। मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो ना। क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. तो आपको ऐसे सोचना होता है। तो ये रहा मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एक चीज और हमको इसमें एक चीज आपको जरूर बताना है कि अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे ना, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज directed in direction of motion tangent to the path। बॉडी जिस पाथ पे चल रहा है, उस पाथ का टेंजेंट बनाओ और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है टेंजेंट उधर ही ड्रॉ करो। ठीक है ना? सर क्या बोल रहे हैं सर? जरा गौर करना, मान लो ये बॉडी है, एक बॉडी है जो इस रास्ते से ऐसे चल रहा है, ये बॉडी इस रास्ते से चल रहा है। अब हम आपको थोड़ा परेशान करते हैं, हम आपको बोल दिए देखो भाई एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट P2 है। P1 और P2 के बीच एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। P1 और P2 के बीच एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। तो भाई आप क्या करो, P1 से लेकर P2 तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना दो, और जो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो याद रखना इसी डायरेक्शन में हमारा एवरेज वेलोसिटी भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि देखो भाई P1 और P2 के बीच है ना, आप लोग सब कोई हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाएंगे वो पाथ के टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो वो पाथ के टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो वो पाथ के टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो आपको उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हर जगह चेंज होगा। कभी भी वेलोसिटी का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता अनटिल एंड अनलेस वो स्ट्रेट लाइन पे चले। स्ट्रेट लाइन पे ही जब बॉडी चलेगा तभी उसका डायरेक्शन फिक्स हो सकता है। बोलो सही है? यस सर। इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के आप किसी भी रास्ते पे उसको चला लीजिए, उसका वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। और वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका डायरेक्शन हमेशा बदलते रहेगा, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अब हम जो लाइन लिख रहे हैं ना, बहुत सोच सोच के बताना। ओके, आज आपका बेसिक का क्लास है और आपको दिमाग ऐसे बना लेना है कि जब अगले दिन से हम कुछ बोले ना तो आपको वो चीज बहुत क्लियर हो, समझना। ठीक है,
तो यहां तक अभी जरा सुनना, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ऑन स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन पे होगा, इसमें भी हम दो केस लिखते हैं। बॉडी डज नॉट रिटर्न, बॉडी अभी रिटर्न नहीं हो रहा, ओके, बॉडी रिटर्न नहीं हो रहा। याद रखना वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट। हाँ, अगर इसमें हम बी लिखें, अगर हमारा बॉडी रिटर्न हो रहा है, देन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब अगर आगे जा रहा तो पॉजिटिव है, और अगर वो लौट रहा है तो नेगेटिव है। बोलो सही जा रहा है? यस ठीक सर। है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी दूसरा पाथ ले लीजिए, ऑन एनी जनरल कर्व, लिखा हुआ है कर्व है भाई, कर्व, जनरल कर्व। याद रखिएगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में और मे नॉट बी चेंजेस, चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब हम बोलेंगे कि देखो तुम साइकिल चला रहा है, एक हिल एरिया में तुम साइकिल चला रहा है, सपोज यही कर्व है, इसमें तुम हमेशा यहाँ लिखता है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ लिखता है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ लिखता है 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ लिखता है 6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ लिखता है 6 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ लिखता है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा वेरिएबल होगा। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो याद रखिए जब आप कर्व पे चलते हैं ना, जब आप कर्व पे चलते हैं, जैसे आपको कहीं लिखे ना जनरल कर्व लाइक दैट, अगर आप इस कर्व पे चलते हैं तो डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्या लग रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या? नो सर। यूनिट एंड डायमेंशन का पढ़ाई जब तक होते रहता है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यूनिट एंड डायमेंशन का पढ़ाई जब तक होते रहता है ना, तब तक हमको बहुत डर लगता है, पता है, हमको बहुत डर लगता है। सबसे खतरनाक चैप्टर अगर मेरे लिए बोलोगे ना तो यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट एंड डायमेंशन है ना, यूनिट एंड डायमेंशन हम बताते हैं, एक्चुअली उसमें पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, और बच्चा लोग नया नया रहता है तो लोग को लगता है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो थोड़ा सा उनको हैंडल करने में दिक्कत होता है। लेकिन जब है ना, जब फिजिक्स है ना इस मोड़ पे पहुंच जाता है तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का गैप पता चलने लगता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन क्या बोलते हैं, सब तो हमको आता है, सब हमको आता है, सब हमको आता है। ठीक है, फिर जब तुम वेक्टर में आता है तो थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा सा है कुछ, फिर जब तुम है ना बेसिक मैथमेटिक्स में आता हो, ठीक ठीक समझते हो, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब ना, फिर जब तुम काइनेमेटिक्स में आता है तो पहली बार एहसास होता हो फिजिक्स। ठीक है, और फिर है ना टीचर का रोल स्टार्ट होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। एंजॉय कीजिए फिजिक्स। अब फिजिक्स का आपके पास राइड है, आप देख रहे हैं, मस्ती देख रहे हैं आप। ठीक है, तो याद कीजिए, थोड़ा और 5 मिनट आपका समय लेंगे, उसके बाद आज अगले दिन आप लोग सब कुछ इस सबको तैयार करके आइएगा, फिर आपको पता भी चल गया है कि अब काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, स्ट्रेट लाइन पे जब बॉडी है तभी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। अगर बिना स्ट्रेट लाइन के बॉडी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट। मतलब क्या बोल दिए, देखिए मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है,
तो भाई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं ना कर सकते हो। जनरल कर्व पे अगर बॉडी मूव करेगा तो डायरेक्शन तो हमेशा बदलते रहेगा, और डायरेक्शन बदला जहां वेलोसिटी बदला, डायरेक्शन बदला जहां वेलोसिटी बदला। तो याद रखना ऑन जनरल कर्व वेलोसिटी वेक्टर कैन नॉट बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। सर क्यों कांस्टेंट नहीं हो सकता सर? क्योंकि कुछ भी हो डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगा ना। मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, अभी हम तुमसे बोल दे कि देखो भाई ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 4, ये पॉइंट है 5 और ये पॉइंट है 6। जरा सोच के बताना 1 और 2 के बीच वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल? क्यों वेरी किया? वेरी गुड, डायरेक्शन बदल गया। अब बता 2 और 3 के बीच वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। वेरिएबल। क्यों? मैग्नीट्यूड बदल गया। यस सर। डायरेक्शन भी बदल गया। तुम डायरेक्शन पक्का थोड़ी ना यार, हम बना दिए तब ना लग रहा लगभग दोनों पैरेलल, नहीं तो कर्व रहेगा तो कभी पैरेलल आएगा। नो सर। अब बताओ 3 और 4 के बीच क्यों वेरिएबल? सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन वेरिएबल। डायरेक्शन वेरिएबल। 4 और 5 के बीच क्यों वेरिएबल? डायरेक्शन वेरिएबल। आप बोलेंगे 1 और 5 के बीच क्यों वेरिएबल? 1 और 5 के बीच क्यों वेरिएबल? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल। वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेरिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो कर्व पे कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है केवल और केवल स्ट्रेट लाइन पे, और वो भी तब जब वो रिटर्न ना करे।